Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडी हेतु रिसोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से संबंधित जो चर्चा कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख संबंधी जो साक्ष्य है इसकी चर्चा कर लिए थे। इस लेक्चर में हम लोग मुद्रा संबंधी साक्ष्य और स्मारक संबंधी साक्ष्य जो हैं या स्रोत हैं इसके संबंध में चर्चा करेंगे। अभिलेखों के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती है। यद्यपि भारत में सिक्कों की जो प्राचीनता 8वीं शती ईसा पूर्व तक जाती है, तथापि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से हमें नियमित सिक्के मिलने लगते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के, पंच मार्क क्वाइन कहा जाता है। और बार बार आहत सिक्कों के विषय में पूछा जाता है कि जो प्राचीनतम सिक्के हैं किस तरह के सिक्के हैं, तो हम उसमें आंसर देंगे कि आहत सिक्के। इन्हीं को साहित्य में करसापण भी कहा गया है। ये अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं जिन पर विविध आकृतियाँ चिन्हित की गई हैं। इन पर लेख नहीं मिलते। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य यवन शासकों ने किया। उन्होंने उत्तर में सोने के सिक्के चलवाए। साधारणतः 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का हमें ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो इन्हीं मुद्राओं से सहायता मिलती है जो यवन शासकों ने जारी किए। कुछ मुद्राओं पर तिथियां भी खुदी हुई हैं जो कालक्रम के निर्धारण में बड़ी सहायक हुई हैं। मुद्राओं से तत्कालीन आर्थिक दशा तथा संबंधित राजाओं की साम्राज्य सीमा का भी ज्ञान हो जाता है। किसी काल में सिक्कों को बहुलता अगर हमें देखने को मिलती है तो इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस राज्य में व्यापार वाणिज्य अत्यंत विकसित दशा में था। सिक्कों की कमी को व्यापार वाणिज्य की अवनति का सूचक भी माना जा सकता है। पूर्व मध्यकाल के प्रथम चरण में सिक्कों का अभाव सा है। इसी आधार पर यह काल आर्थिक पतन का काल माना गया है। इसके विपरीत द्वितीय चरण में सिक्कों के मिल जाने से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस समय व्यापार वाणिज्य का पुनरुत्थान हुआ, जिससे देश की आर्थिक दृष्टि से समृद्धि का पता चलता है। प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। मालव, यौधे आदि गणराज्यों तथा पंचाल के मित्रवंशी शासकों के विषय में हम मुख्यतः सिक्कों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। कभी कभी मुद्रा के अध्ययन से हमें सम्राटों के धर्म तथा उनके व्यक्तिगत गुणों का भी पता चलता है। उदाहरणार्थ हम कनिष्क तथा समुद्रगुप्त की मुद्राओं को ले सकते हैं, जिसमें कनिष्क के सिक्कों से यह पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। समुद्रगुप्त अपनी कुछ मुद्राओं पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे उसका संगीत प्रेम प्रकट होता है। भारत के इंडो जो बैक्ट्रियन शासकों के विषय में हमें उनके सिक्कों से ही ज्ञान प्राप्त होता है। इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के ही हैं। शक, पहलव युग की मुद्राओं से उनकी शासन पद्धति का ज्ञान होता है। इनके लेखों से पता चलता है कि पहलव राजा अपने गवर्नर के साथ शासन करते थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त की अश्वमेध शैली की मुद्राओं से अश्वमेध यज्ञ की सूचना मिलती है। सातवाहन नरेश सातकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत का चित्र उत्कीर्ण है, जिससे ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उसने समुद्र का विजय किया था। इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की व्याघ्र शैली की मुद्राओं से उसकी पश्चिमी भारत अर्थात गुजरात काठियावाड़ के क्षेत्र पर शकों के विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस तरह हम मुद्रा संबंधी साक्ष्यों से व्यक्तिगत जो राजाओं के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित तथ्यों को भी देखे हैं। फिर उनके साम्राज्य विस्तार, उनकी आर्थिक स्थिति और किसी विदेशी यात्री के आने जाने का इत्यादि बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती हैं मुद्राओं से। अब अगर हम नेक्स्ट पुरातात्विक जो स्रोत है उसकी चर्चा करें तो स्मारक संबंधी स्रोत आते हैं। और इसके अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां आदि आती हैं। इनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। इनके अध्ययन से भारतीय कला के विकास का भी ज्ञान होता है। मंदिर, विहारों तथा स्तूपों से जनता की आध्यात्मिकता तथा धर्मनिष्ठा का पता चलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से 5 सहस्र वर्ष पुरानी सौंदर्य सभ्यता का पता चला। इसी तरह खुदाई के अन्य प्रमुख स्थल तक्षशिला, मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगिरी, सांची और भरोहित आदि हैं। प्रयाग
जो विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इस समय प्रयाग विश्वविद्यालय के तत्वाधान में कौशाम्बी में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई। यहाँ से उदयन का राजप्रसाद एवं घोषिता राम नामक एक विहार मिला है। अतरंजी खेड़ा आदि की खुदाइयों से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 ईस्वी के लगभग आरंभ हो गया था। इसी प्रकार दक्षिण भारत के कई स्थानों से भी खुदाइयाँ की गई हैं। पांडिचेरी के समीप स्थित अरिकमेडु नामक स्थान की खुदाई से रोमन सिक्के, द्वीप का टुकड़ा, बर्तन आदि मिले हैं। इससे पता चलता है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। पतडकल या पडक्कल, चित्तलदुर्ग, तालकड़, हेलवीड, मास्की, ब्रह्मगिरी आदि दक्षिण भारत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं जहाँ से खुदाई हुई है। विभिन्न स्थानों से प्राप्त सामग्रियों से प्राचीन इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर हम प्रकाश पड़ता है। देवगढ़ अर्थात झांसी का जो मंदिर है, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की गुफाओं के चित्र, नालंदा की बुद्ध की ताम्र मूर्ति आज से हिंदू कला एवं सभ्यता के पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है और इससे हमें हिंदू कला एवं सभ्यता के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। दक्षिण भारत से भी अनेक स्मारक प्राप्त होते हैं। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। पल्लव काल के भी कई मंदिर प्राप्त हुए हैं और उनसे हमें ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती हैं। खजुराहो तथा उड़ीसा से प्राप्त बहुसंख्यक मंदिर हिंदू वास्तु एवं स्थापत्य के उत्कृष्ट स्वरूप को प्रकट करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों में हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। इनमें मुख्य रूप से जावा का बोरोबुदुर स्तूप तथा कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। इसी प्रकार मलाया, बोर्नियो, बाली आदि में हिंदू संस्कृति से संबंधित अनेक स्मारक प्राप्त हुए हैं। इनसे इन द्वीपों में हिंदू संस्कृति के पर्याप्त रूप से विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार हम जो भारतीय साहित्य, विदेशी आर्थिक विवरण और पुरातत्व, इन तीनों से के समृद्ध साक्ष्य के आधार पर हम प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। और इसी के साथ ही जो प्राचीन भारत का इतिहास जानने के स्रोत पर हम लोग चर्चा कर रहे थे वो समाप्त होता है और इसलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। और अगर आप लोगों के पास किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं और इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।